नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। भारत की भूगोल की तैयारी क्रम में अब तक 300 प्रश्न हम रिवाइज कर चुके हैं, जो कि यूपीपीसीएस आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए फैक्ट बेसिस पर। आज ये 7वां वीडियो है और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 301 से आगे करके कुल 400 प्रश्न तक पहुँचेंगे। भारत के भूगोल के संदर्भ में आपको मैं बता दूँ, कुल मिला के 800 प्रश्न हैं। इसके बाद 5 वीडियोज़ और आएंगे और उसके बाद भारत का भूगोल प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। उसके बाद विश्व का भूगोल शुरू होगा और साथ ही साथ जो हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि यूपीएससी और अपर सबऑर्डिनेट के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य सब्जेक्ट्स भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हिंदी भी मैं कराऊँगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। यहाँ पर पहला प्रश्न ज़रा देखें। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? यहां पर 301 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक का पठार। एक कड़वी सच्चाई मैं बताना चाहूंगा। अब इस तरह के जो फैक्ट बेसिस प्रश्न है, जहां पे सीधा एक प्रश्न होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, इसके दिन जो है लद गए हैं। यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट और आईएएस की परीक्षा में ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते। सीधा सीधा जो है कंसेप्ट बेसिस जो है डिमांड रहती है एग्ज़ाम में। उदाहरण के स्वरूप में, जैसे कि भूकंप से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, तो आपको भूकंप क्या है, अधिकेंद्र, अभिकेंद्र, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, इसके बनने का कारण और इसके जो पश्चात होने वाली घटनाएं हैं, भूगर्भीय घटनाएं, इन सभी के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वहाँ से प्रश्न अब बनते हैं। 3 से 4 बार स्टेटमेंट दे देंगे प्रश्न के रूप में, और उसमें से आपको जो है कूट दे दिया जाएगा और सही कूट पे आपको अंकन करना पड़ेगा। अभी हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी और उसमें भी 4 स्टेटमेंट दे दिए गए थे। तो यानी कि परीक्षा में जो पेपर अब बन करके आ रहा है यूपीपीसीएस का, आरओ का, अपर सबऑर्डिनेट का, उसमें प्रश्नों का स्टैंडर्ड अब ऊपर उठ रहा है। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है, जो डायरेक्ट जो है प्रश्न और फिर 4 ऑप्शन दे देता है, तो ये ईजी प्रश्न है, ईजी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे प्रश्न अब कम आएंगे। फिर भी रिवीजन के हिसाब से सही है, कम से कम कुछ प्रश्न तो यहाँ से जरूर मिलेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको मैप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर जम्मू कश्मीर के हिस्से की तरफ बात हो रही है। पूर्व की तरफ अगर बात होती तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वहाँ पे चले जाते। लेकिन यहाँ पर उत्तर पश्चिम कह रहा है। पश्चिम यानी कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला हिस्सा, वहाँ की बात हो रही है। उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? 302 का सही जवाब हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। अब जो लोग अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, क्योंकि मेंस में बाकायदा जो है इसके ऊपर आंसर राइटिंग का प्रश्न भी बनता है प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर, हिमालय को करके जोड़ करके। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। मैं बार बार फोकस करता हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स को फ्री टाइम में जरूर पढ़ा करें, बार बार पढ़ा करें। अगला प्रश्न देखिए, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 303 का सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है भूकंप मंडल, दूसरी तरफ है नगर। भुज, हैदराबाद, श्रीनगर, चेन्नई। यहां पर क्या होगा सही जवाब? हैदराबाद। ये भूकंप मंडल 1 में नहीं आता है। बाकी यहाँ पे अन्य 3 जो है वो सही हैं। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से। 305 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 वर्ष से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक किस संस्थान से संबंधित है? आईयूसीएन से। रेड डाटा बुक, पिंक डाटा बुक, गुलाबी जो बुक है, वो आईयूसीएन से संबंधित है। पर्यावरण पर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। इसको जल्द से जल्द अगले 3 दिन के अंदर जो है भारत के भूगोल को ख़त्म करने की योजना है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार, कोसी नदी। इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है आपको।
महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र में निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो 308 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी घाट के जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र से लगे हुए क्षेत्र, वो कटे फटे हैं, एक समानांतर नहीं है, जिसके वजह से जो उत्तर पूर्वी मानसून है बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेते हुए इन जो है कटे फटे तटीय क्षेत्रों में जाकर के फंस जाती है, जिससे कि सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, चक्रवात आने की संभावना यहीं पर होती है। तो बाकायदा पूरा मेंस में जो है क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि उत्तर पूर्वी मानसून या फिर भारत के पूर्वी तटों पर चक्रवात अधिक क्यों आते हैं। पूरा कंसेप्ट आपको समझना होगा अगर आपको पीसीएस बनना है तो, अच्छा परफॉर्मेंस देना है मेंस में। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में प्राचीनतम है, या फिर क्रम लगाइए विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना का। तीनों ही क्रम में प्रश्न जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले प्राचीन जान लीजिए। सबसे प्राचीन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा? 309 का सही जवाब है ऑप्शन डी, नवीनतम पूछा है गोंडवाना। सबसे प्राचीन है आर्कियन, उसके बाद है धारवाड़, फिर है कुडप्पा, फिर है विंध्यन, फिर है गोंडवाना, फिर है दक्कन ट्रैप, फिर है टर्सरी और फिर है क्वार्टनरी। अब ऑप्शन क्या देता है उसके हिसाब से आपको अनुमान लगाना होगा। सबसे नवीनतम गोंडवाना है यहाँ पर, सबसे प्राचीनतम आर्कियन है, आर्कियन ऑप्शन में ही नहीं है, और नवीनतम में गोंडवाना की जगह अगर टर्सरी दे देगा तो उस पर टिक करेंगे, क्वार्टनरी दे देगा तो उस पर टिक करेंगे, दक्कन ट्रैप दे देगा तो उस पर टिक करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही गोंडवाना के बाद आई हैं। तो नवीनतम कौन सी हुई? गोंडवाना से भी ज़्यादा नवीन हुई आपकी दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वार्टनरी। प्राचीनतम हुआ आर्कियन। इनकी विशेषताओं के ऊपर प्रश्न बनता है। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किस ओर खिसका। तो ये मैंने हिमालय वाले टॉपिक में समझाया था, उत्तर की ओर खिसका था। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 311 का ऑप्शन ए, ईडेफिक। इस तरह के प्रश्न आएंगे जरूर, लेकिन इनकी मात्रा कम हो गई है। जो ये डायरेक्ट जो फैक्ट बेसिस पे प्रश्न बनता है, इनकी मात्रा कम हो गई है। अब प्रश्नों का स्तर थोड़ा जो है कठिनाई लेवल वाला हो गया है, स्टैंडर्ड हो गया है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब है बेसाल्ट लावा, रेगुड़ मिट्टी, जिसको काली मृदा या कपासी मृदा भी कहा जाता है। डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? कोयला के लिए फेमस है आपका गोंडवाना। 20 बार ये प्रश्न पूछा गया है। गोंडवाना तंत्र भारत में जो है कोयला के लिए फेमस है। धारवाड़ धात्विक खनिजों के लिए फेमस, लोह एस के लिए फेमस जो तंत्र है वो है धारवाड़। कुडप्पा किसके लिए फेमस है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर। और विंध्य तंत्र भी जो है चूना पत्थर के लिए फेमस है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीनतम अवसादी चट्टानें कौन सी हैं इन्हीं में से? तो धारवाड़ पे आपको टिक करना है। प्राचीनतम अवसादी चट्टानें धारवाड़ हैं। कुडप्पा के बारे में याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के बाद जिसका निर्माण हुआ है वो है कडप्पा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर इसकी विशेषताएं हैं। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लोह इसके प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? अभी मैंने बताया आपको धारवाड़। धारवाड़ क्या है? प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? 315 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लीस्टोसीन हिमयुग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? विंध्य शैलों की बात हो रही है, पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए चूना पत्थर,
एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, संगमरमर। ये विशेषता है कडप्पा शैल तंत्र की। निम्न में से किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है? ये प्रश्न भी देखिए पूछ लिया है, तो धारवाड़ पे आप टिक करेंगे। 317 का ऑप्शन जो है बी भी है और ए भी है, दोनों ही निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से, प्राचीनतम पूछा है तो धारवाड़, उसके बाद आया आपका कुडप्पा, तो यहाँ पर बी सही जवाब होगा, उसके बाद कुडप्पा होगा। पहले आयोग ने कुडप्पा माना, फिर आखिरी में जो दोबारा आंसर की आई तो धारवाड़ को सही माना, और धारवाड़ है भी, क्योंकि पूछा गया है प्राचीनतम अवसादी शैल, और क्रम भी जब लगाते हैं तो पहले आर्कियन आता है, उसके बाद धारवाड़ आता है और फिर कडप्पा आता है, तो धारवाड़ इसका सही जवाब होगा, उसके बाद कडप्पा। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप क्या होगा? शैल का शिष्ट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र। अब यहां पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है, सही बात है। क्रेप्स के अनुसार रेगुड़ मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी बात सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता है, इसी वजह से इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सूखने के बाद बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और हल जोतना आसान होता है तुलनात्मक रूप से, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्टेटमेंट गलत है। गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में जो है इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, कपास के लिए फेमस है। रेगुड़ शब्द संबोधित है काली कपास मिट्टी को। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। जैव तत्व की जो है इनमें कमी होती है। लावा निक्षेपित मिट्टी है ये, बेसाल्ट लावा से, तो यहाँ पर जैव तत्व आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कथन तो सही है, कारण गलत है। मृदा के ऊपर 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, उनकी विशेषताओं के ऊपर। भारत में जितनी भी मृदाएं हैं उनकी विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा नमी को रख सकती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया काली मिट्टी। एक प्रश्न पूछा जाता है, निक्षालन की प्रक्रिया से निर्मित मिट्टी कौन सी है? निक्षालन, लैटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी कौन सी होगी? अम्लीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। लाल मिट्टी का जो लाल रंग है ये किसके वजह से होता है? लोह तत्व के वजह से, आयरन के वजह से। मध्य प्रदेश के जादूगुड़ा, माफ़ कीजिए जादूगुड़ा कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जो भूमि है उसमें जो है कुछ हिस्सों में लाल मिट्टी दिखाई पड़ती है हमें। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, तो यहाँ पर लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसको शो करता है? वो आयरन तत्व को शो करता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्वतः कृष्य मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है, जल धारण क्षमता के कारण। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? 325 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी। चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे उपजाऊ की बात हो रही है, सही जवाब है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। हिमालय से बहने वाली जो हिमानी नदियां हैं वो अपने साथ कणों को लेकर के आती हैं, बहुत लंबे दूर तक जो है बहती हुई चली जाती हैं और रास्ते में फैलाती हुई चली जाती हैं, और ये पूरा क्षेत्र जो नदी के द्वारा बनाया हुआ निक्षेपों से निर्मित होता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है, इसकी अवस्थिति कहाँ है? बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। एक अच्छा प्रश्न। लेटेराइट मिट्टी की 4 विशेषताएं। ये आर्द्र अयनवृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियां हैं। 328वें का ऑप्शन ए सही है। ये बहुत ही अवलक्षित मिट्टियां हैं, इनकी उर्वरता कम होती है। सिंपल सी बात है, जहां वर्षा होता है ऊपरी सतह जो है बहकर चली जाती है।
इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इस तरह के प्रश्नों की बात मैं कर रहा था। आपको जो भी प्रश्न मिले उसके बारे में विशेषता ग्रहण करने की कोशिश करें एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि अब जो है प्रश्नों का स्तर थोड़ा अलग हो रहा है। अब डायरेक्ट प्रश्न कम बन रहे हैं, कंसेप्ट बेसिस प्रश्नों का निर्माण हो रहा है परीक्षाओं में। उसी के हिसाब से आपको खुद को तैयार करना है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी का परीक्षा हुआ 2019 का, और इसमें देखिए ये 3 स्टेटमेंट दे दिया है। इस तरह के प्रश्नों की बात मैं कर रहा था आपसे। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, ऊसर मिट्टी के संदर्भ में विचार करना है। 330 का विचार करना है, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। सही जवाब क्या होगा? पहला स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3, ऑप्शन बी। क्षारीय मृदा के सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्षारीय मृदा, जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है, पाइराइट का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर सी सही जवाब है, 1 और 2 दोनों, जिप्सम का भी और पाइराइट का भी। क्षारीय मृदा। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, सी सही जवाब है। लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ मैदान, सरयू पार मैदान, शिलांग पठार, मालवा पठार। सही जवाब है मालवा का पठार, ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। क्षारीय क्षेत्र की बात हो रही है। लवणीय गुजरात, क्षारीय उत्तर प्रदेश। भारत में वन क्षेत्र का हार्स यानी कि नुकसान भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। जननांकीय संक्रमण क्या होता है? स्टार्टिंग के जनगणना वाले वीडियो में मैंने इसके ऊपर बकायदा कंसेप्ट पूरा समझाया था, क्वेश्चन भी बताया था किस तरह के प्रश्न बनते हैं, और यहाँ पे पूछा भी गया है। जननांकीय संक्रमण पॉपुलेशन वृद्धि से संबंधित है। भारत का जो वन क्षेत्र घटा है ये कह रहा है। कारण है वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। लोगों की आबादी बढ़ेगी तो अपने लिए घर तो खोजेंगे ही खोजेंगे, इसके अलावा संसाधनों पर भी बोझ पड़ेगा, और संसाधन जो वनस्पति हैं, जंगल, ये सब घटेंगे। ये सही जवाब है यहाँ पे। आरओ का प्रश्न है ये। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? 336 का सही जवाब होगा जस्ता। जस्ता। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मृदा अपरदन की समस्या शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, ऑप्शन बी। ह्यूमस पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका उदाहरण क्या है? मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइट का, किसका उदाहरण है ह्यूमस? जैविक कोलाइट का। सी सही जवाब है। ध्यान देख लीजिए, रिपीट हो सकता है ये प्रश्न। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ह्यूमस प्रचुर मात्रा में हिमालय में नहीं पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये जो है सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, ए गलत, आर सही। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सदाबहार वर्षा वनों में जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ की मृदा किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो पीट मृदा होती है। पीट मृदा, जिसका जैविक अंश बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो दूसरे पौधों के उगने के लिए बहुत ही आदर्श स्थितियाँ पैदा करता है पीट मृदा। एक अच्छा प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित है? जलोढ़ मिट्टी,
नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता, लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन, लेटराइट मिट्टी पोटाश और जैव पदार्थों की अधिकता, काली मिट्टी लोहा में विपन्न। तो मैं ऐसे ही प्रश्न की बात कर रहा था, मिट्टियों की विशेषताएं पढ़कर जाइएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही है, मैंने बताया था कुछ देर पहले कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो निक्षालन की प्रक्रिया से बनी है, तो लाल मिट्टी है वो, लाल मिट्टी, निक्षालन की प्रक्रिया से निर्मित मिट्टी लाल मिट्टी। पूछा है कौन सही सुमेलित है, ऑप्शन बी। कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, भागीरथी पर, भागीरथी पर। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, हनुमानगढ़ नहर, धसान नहर, माता टीला नहर, बेतवा नहर। माता टीला और बेतवा इस पर तो सब लोग जानते होंगे, बार बार प्रश्न बनता है तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। धसान नहर भी यूपी में है, हनुमानगढ़ नहर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ये जो जीआईसी प्रवक्ता है, ये यूपीपीसीएस आयोग द्वारा ही जो है लिया गया पेपर है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है, चेरुथानी, पेरियार, केरल। परियोजनाएं और दूसरी तरफ है नदियां, सुमेल करना है आपको। उकाई, उकाई आपका सुमेल हो जाएगा तापी, जिसे ताप्ती नदी भी कहा जाता है, गुजरात। जायकवाड़ी आपका सुमेल हो जाएगा गोदावरी। खड़क वासला ये आपका सुमेल होगा आम्बी। मयूराक्षी ये आपका सुमेल होगा मूथा। ये पिछले साल जो है खंड शिक्षा अधिकारी का भी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, एक तरफ परियोजना एक तरफ नदियाँ। तो देश की जितनी भी परियोजनाएं हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, कम से कम इस तरह के प्रश्न आए तो 3 या 2 के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, जिससे कि आप ऑप्शन में आसानी से सुमेल कर सकें। तो यहाँ पर ए है। एक और प्रश्न देखते हैं, नहर परियोजना और अवस्थिति। घाट प्रभा नहर परियोजना, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, ताप्ती नदी, तापी नदी। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, ये भी सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये गलत है, ऑप्शन डी है इसका। कमेंट करके बताइए जवाई परियोजना कहाँ पर है। अब ये यूपीपीसीएस आरओ मेंस री एग्जाम जो दोबारा एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। रिहंद परियोजना कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना आपका किस पे हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। पोचमपाद, पोचमपाद आपका गोदावरी। माता टीला बेतवा, तो माता टीला तो बार बार पूछा जाता है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मेथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। हाल ही में पूछा गया यूपीपीसीएस आरओ का प्रश्न, और मैं ऐसे ही प्रश्नों की बात कर रहा था। तो यहां पर पहला भी सही है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। हीराकुंड बांध महानदी। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम। ज़्यादातर तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक से सुमेल करते हैं, आंध्र प्रदेश भी आ जाए तो भी सही है, संयुक्त परियोजना है। मेथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर पर स्थित है, बाराकर। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी 1 2 3 4, ठीक है। टी इसका जो है राइट आंसर आयोग ने माना है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में 1 2 4 दे रखा है और हिंदी में 1 2 3 4 दे रखा है, और आयोग ने ऑप्शन डी को जो है सही माना है। हीराकुंड बांध महानदी पर सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, इसको ज़रा एक बार गूगल पे सर्च जरूर करें। मेथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर पर है, और रिहंद बांध सोन नदी। तुलबुल परियोजना, तुलबुल, धुलस्ती, सलाल, और इसके अलावा अभी हाल ही में एक पन बिजली परियोजना चिनाब के ऊपर जो है
तैयार हो रही है उनके बारे में प्रश्न जो है बन सकता है। स्टैटिक जीके में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर तुलबुल परियोजना झेलम पर है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। बांध कोयना उकाई माताटीला बेतूर मैटूर कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सही है, उकाई सही है, माताटीला बेतवा सही है। इस तरह के प्रश्न इजी प्रश्न की कैटेगरी में है। ऐसे प्रश्न तो आपसे गलत होने ही नहीं चाहिए। 350वें का जरा ध्यान से देखें। सुमेल करें। 350वें का क्या होगा? सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी केरल, वेतरण्णा परियोजना महाराष्ट्र, रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश, पापनासम परियोजना तमिलनाडु। 350वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा, भाखड़ा बांध झेलम, उकाई बांध ताप्ती, पोंग बांध व्यास। तो यहाँ पर 351वें का जो गलत है वो है भाखड़ा, सतलुज पर है, झेलम पर नहीं है ये। मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? मलमपुझा सही जवाब है ऑप्शन सी, मलमपुझा ही नदी पर है। मैटूर बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, कृष्णा राज बांध 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 353 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैटूर बांध, मैटूर बांध तमिलनाडु, हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी, रिहंद बांध, रिहंद बांध जो है किससे सुमेल होगा आपका? उत्तर प्रदेश। कृष्ण राज बांध आपका सुमेल होगा कर्नाटक, ऑप्शन डी। तीन सौ तिरपन का ऑप्शन डी। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कोल सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलुज। किस राज्य में सुईल नदी परियोजना चल रही है? उपयुक्त में से कोई नहीं, कमेंट करके बताइए। सुईल नदी। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? 356 का हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध पर। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इडुक्की तापीय शक्तिगृह, शबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। सही सुमेल करना है। 357 का सही जवाब हो जाएगा, पहला गलत है, सबरीगिरी घाट प्रभा रामगंगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इडुक्की तापीय शक्ति गृह नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में। सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जलाशय की बात हो रही है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। बेतवा नदी पर बनाया गया है कौन सा बांध? रिहंद, राजघाट, शारदा बैराज, लवकुश बैराज। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन 5 से 6 पूछे जाते हैं, वहां से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा राजघाट बांध। बेतवा नदी पर बनाया गया है राजघाट बांध, ऑप्शन डी 359 का।
किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद, एडन, ईस्टर्न ग्रे नहर, बिस्ट दोआब नहर। तो सही जवाब है एडन नहर। दामोदर नदी से निकाला गया है एडन नहर को। टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में किया जा रहा है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले 4 राज्य कौन से हैं? ये एक अच्छा प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी नदी है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। 2 बार तो अभी हमने देख लिया और 1 बार प्रीवियस पहले भी देखा। कुल मिला के लगभग 4 बार पूछा गया प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना। 363 का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तिलैया बांध कोनार, गांधी सागर बांध चंबल, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। तो यहाँ पर तिलैया बांध जो है कोनार नदी पर नहीं है। सुमेल करना है यहाँ पे। मैटूर, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। हीराकुंड महानदी, उड़ीसा। ए है यहाँ पे सही जवाब। नागार्जुन कृष्णा नदी पे है तो कहाँ होगा सुमेल? आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी, मयूराक्षी आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और मैटूर आपका तमिलनाडु। नांगल बांध सतलुज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी होगा। यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है देखा था सुइल नदी किस राज्य की एक परियोजना है। दूसरी बार ये प्रश्न पूछा गया है तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल, मयूराक्षी, हीराकुंड, शरावती। तो 370 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आयोग ने 2 को सही जवाब माना है, चंबल घाटी को भी और मयूराक्षी को भी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। ये किस नदी पर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि राजघाट बांध किस नदी पर है। दोबारा प्रश्न पूछा गया है बेतवा नदी पे। बेतवा नदी। किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ये एक अच्छा प्रश्न मैं कहूँगा क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है ROR में बन जाते हैं। 372 का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई हो गया है? ये रणजीत सागर बांध कहाँ अवस्थित है? रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना, तुलबुल झेलम। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया है किसने? माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया है? दिनशा जे दस्तूर ने। दिनशा जे दस्तूर ने। निम्नलिखित परियोजना में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तेलुगु गंगा। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। संयुक्त कार्य तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिके बैराज। सुमेल करिए। इडुक्की केरल की पेरियार नदी पर परियोजना है। नागार्जुन सागर जो है आपका कृष्णा नदी, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, भाखड़ा सतलुज। 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? 379 ऑप्शन सी सरयू पार मैदान में। भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन ए। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं दोबारा और थोड़ी कंफ्यूजन भी रहती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान।
इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? सतलुज से। एक तरफ है क्षेत्र और दूसरी तरफ है खनिज। बादाम पहाड़, कोडरमा, मोसाबानी, रवा, और दूसरी तरफ है तांबा, लोहा अयस्क, खनिज तेल, अभ्रक। सुमेल करिए। खनिज संसाधनों के ऊपर काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी। अब खनिज संसाधन के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो 382वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बादाम पहाड़। लोहा अयस्क के लिए फेमस है बादाम पहाड़। ऑप्शन 2 कोडरमा। कोडरमा आपका सुमेल होगा अभ्रक। मोसाबानी, मोसाबानी रेंज आपका सुमेल होगा तांबे से। और रवा, रवा आपका सुमेल होगा खनिज तेल, पेट्रोलियम से। कमेंट करके जरा बताइए कि बादाम पहाड़ कहाँ, किस राज्य में है? कोडरमा, मोसाबानी और रवा, चारों ही, क्योंकि यह भी प्रश्न बन सकता है। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? रोंगटांग, सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। दुलहस्ती, चिनाब, इंदिरा गांधी नहर, सतलुज, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पे, उकाई ताप्ती पे, तो यहाँ पे सी है। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, हम जानते हैं 3 बड़ी परियोजनाएं चंबल घाटी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 और 4। गोविंद सागर भी नहीं है, गोविंद वल्लभ पंत सागर भी नहीं है। जवाहर सागर, गांधी सागर और महाराणा प्रताप सागर भी जो है स्थित है चंबल घाटी योजना के अंतर्गत। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भारत की सबसे प्राचीनतम और कुछ पहली परियोजनाओं में से एक परियोजना, तमिलनाडु की, केरल की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की। सही जवाब क्या है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है आपकी हो जाएगी ऑप्शन डी, कर्नाटक। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। बेतवा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर मध्य प्रदेश। अभी हमने देखा शिव समुद्रम जो है कर्नाटक, तो ये जो है सी गलत है। एक तरफ है जलाशय, दूसरी तरफ है राज्य, आपको सुमेल करना है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भद्रा। भद्रा की खानें भी हैं और भद्रा का जलाशय भी है, तो सुमेल किससे होगा? भद्रा आपका सुमेल हो जाएगा कर्नाटक से। भवानी सागर, लोअर भवानी सागर भी कई बार प्रश्न में आता है, तो यहाँ पे भवानी सागर जो है आपका सुमेल हो जाएगा तमिलनाडु से। गांधी सागर, गांधी सागर आपका किससे सुमेल होगा? गांधी सागर आपका सुमेल होगा मध्य प्रदेश से, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था राणा प्रताप महासागर जो है किस नदी पर है, तो ये भी चंबल नदी पर ही है, लेकिन इसकी जो अवस्थिति है वो आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, 3 परियोजनाओं के बारे में जो है अभी हमने देखा था चंबल नदी पर। और चंबल नदी जो है उत्तर भारत की एकमात्र नदी है जिसमें 400 से अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं, प्रश्न भी पूछा जाता है। और चंबल घाटी मृदा अपर्दन के लिए भी फेमस है। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ? सही जवाब है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर। दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, हम उसको आगे के वीडियो में बाकायदा व्याख्या के साथ मैं उसको क्लियर कर दूंगा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। हिमालय की नदियाँ हिमानी हैं, उनमें वर्ष भर पानी होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत तालाब है। अधिकांश नदियाँ यहाँ पे मौसमी हैं, मानसून के दौरान जो है इनमें पानी आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही, व्याख्या भी सही है। बगलिहार परियोजना, बगलिहार, दुलस्ती, सलाल, तुलबुल, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है चिनाब नदी पर।
चिनाब नदी पर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कालपोंग। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इस सागर के बीच में स्थित द्वीपीय समूह की। मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम, केरल, केरल। यहां पर सुमेल करिए। 397 में पहुंच गए हम। उकाई अभी हमने देखा, ताप्ती नदी गुजरात। पत्रातू, पत्रातू किससे सुमेल होगा? पत्रातू झारखंड। पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी आपने सुना होगा, तो ये मध्य प्रदेश में, जी हाँ मध्य प्रदेश। डाभोल महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? परियोजना, कौन सी परियोजना? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और का प्रश्न है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है, सेतु समुद्रम परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है आपकी सेतु समुद्रम परियोजना। अगला प्रश्न है सुमेल करने को। बेतवा जो है आपका माता टीला, महानदी आपका हीराकुंड, चंबल आपका गांधी सागर, तापी आपका काकरापार। तो उस हिसाब से सही जवाब हो जाएगा 400 का ऑप्शन बी। ठीक है, बी। फरक्का बैराज का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये फरक्का बैराज का जो निर्माण है ये हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।